आदाब, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे न्यू इंडिया ट्रस्ट मोटिवेशनल सीरीज में। आज के जो हमारे मेहमान हैं मुजीब अख्तर साहब, मैं उनके बारे में आपसे क्या कहूँ, बस इतना कहूँगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आइए हम आज मिलते हैं अपने आज के मेहमान से, मुजीब अख्तर साहब, जो कुवैत में ऑयल सेक्टर में काम करते हैं। आपकी जड़ें जो हैं वो भी गांव में ही हैं आपकी जड़ें। और मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि मेरठ के पास आपका एक गांव है। बाकी हम सुनना चाहेंगे मुजीब अख्तर साहब से ही उनकी सक्सेस स्टोरी, और कहाँ से उनकी निकासी हुई, किस गांव से वो निकले हैं, क्या क्या उन्होंने किया है। आइए मिलते हैं मुजीब अख्तर साहब से। मुजीब अख्तर साहब। आदाब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू फॉर द ऑनर। और इट्स अ प्रिविलेज टू बी इन योर शो। मैं आपके शोज फॉलो करता हूँ, दे आर रियली वेरी इंस्पायरिंग और बड़ा मज़ा आता है लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनने में। एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू, तो शुक्रिया। हमारा जो है वो जो आबाई वतन है, मेरठ के पास एक गांव है इंचोली। तो अच्छा। हमारा ताल्लुक जो है वो उस गांव से है। अच्छा, उसमें यह है कि जो रियल स्ट्रगल या सक्सेस स्टोरी है वो हमारे वालिदैन की है। हम तो समहाउ वी वर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, क्योंकि जब हमने आँख खोली अपनी और अपने आप को आसपास देखा तो वी वर ऑलरेडी इन अ टाउन जो कि तहजीब का और इल्म का मरकज है जी। हमारे हमारे वालिद साहब जो हैं वो दो भाई थे और हमारी जो दादी थी शी वाज काइंड ऑफ पैरालाइज्ड एंड माय ग्रैंडफादर वो कहीं दूर दराज काम करते थे। तो अब्बा जो थे वो उनको बचपन से तालीम की अहमियत जो है वो पता थी। अब अच्छा। गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं था, लिहाजा ये गांव मेरठ से कोई 11-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आसपास में है। अच्छा। ही यूज्ड टू ट्रैवल, ये फासला जो है वो अक्सर वो पैदल कवर किया करते थे पढ़ने जाने के लिए। ये पुरानी बात है बहुत, इसलिए कि माय डैड डिड हिज हाई स्कूल इन 1917। sorry, my dad did his high school in 1934. He was born in 1917. तो वो मेरठ इंचोली से मेरठ जाया करते थे पढ़ने के लिए। और वहाँ से फिर वो उनके मामू उनको ले गए पटियाला। अच्छा। और पटियाला में गवर्नमेंट हाई स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल किया एंड देन ही कैरीड ऑन विद हिज फर्दर एजुकेशन। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब अब्बा हमारे रिटायर हुए देन उनकी लास्ट पोस्टिंग अलीगढ़ में थी और फिर वो अलीगढ़ में सेटल हो गए। हम सब बच्चे वगैरह जो थे वो वहीं पे पढ़ रहे थे उस वक्त। तो फिर वहीं पे मकान बना लिया, वहीं सेटल हो गए और फिर वहीं हमारी तालीम हुई। तो आपकी तो तालीम जो है वो एएमयू से हुई, आपकी तालीम पूरी? हमारा जो स्कूलिंग थी वहाँ पे एक मिशनरी स्कूल है, आवर लेडी ऑफ फातिमा अलीगढ़ में। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत ही वेरी, मेरे ख्याल से अलीगढ़ का बेस्ट स्कूल में आता है, लेडी फातिमा। अब तो खैर बहुत स्कूल हो गए डॉक्टर साहब, लेकिन उस जमाने में इट वाज दी बेस्ट। उसके अलावा ये थे कि यूनिवर्सिटी के स्कूल्स थे। तो वालिदैन ने हमारी तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमको बेस्ट स्कूल में पढ़ाया। और वहाँ से जो है वो थोड़ा सा हमारा एक स्ट्रगल का पीरियड इस लिहाज से शुरू हुआ कि फाइनेंशियल अब्बा जो है रिटायर हो गए थे तो फाइनेंसेस वर नॉट वेरी गुड। जी। तो हमें जो है वो बहुत शुरू से यानी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से जो है वो ट्यूशन्स लेनी पड़ी अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। एंड बट माय पेरेंट्स दे इंश्योर्ड कि हमारी तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और फिर यूनिवर्सिटी में आ गए और यूनिवर्सिटी इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से दुनिया की आला तरीन तालीम सबसे कम पैसों में मेरे ख्याल से दुनिया अलीगढ़ के अलावा दुनिया में कहीं और जी नहीं। बिल्कुल सही।
बट देयर ऑल्सो फिर भी पैसे तो चाहिए होते हैं, लेकिन ये होता था कि हम अपनी स्पोर्ट्स में और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि अक्सर वाइस चांसलर साहब के पास या प्रोवोस्ट साहब के पास चले जाते थे और उनसे फुल फ्रीशिप ले आते थे। जी जी, यानी इतना तो इतनी सस्ती एजुकेशन होने के बावजूद भी जो है वो जरूरतें होती हैं, और फिर स्टूडेंट्स जो है वो कभी प्रोवोस्ट के पास और कभी वीसी के पास और कभी उसके पास जाकर के अपनी फीस माफ करा लेते हैं। अगर क्रीडेंशियल्स अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स के तो दे आर सो सपोर्टिव। जी जो अथॉरिटीज होती हैं कि प्रोवोस्ट के पास काफी अथॉरिटी होती है, और अगर वहां से काम नहीं बनता तो सीधे वाइस चांसलर साहब के पास चले जाते हैं, जी वहां जी से फीस वगैरह ले लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी नहीं, ये जी, बड़ी तो बात कही हमने अलहमदुलिल्लाह। कि यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड लेवल पर इससे ज्यादा सस्ती तालीम शायद ही किसी इदारे में मिलती हो। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मुझे भी याद है जब हम बाहर रहे तो हमें जो है वालिद साहब पहले सालों में 77 में ज्वाइन की थी एएमयू, तो पहले 2-3 साल तक सिर्फ 100 रुपया महीना भेजते थे, जी और जी 100 रुपया महीने में हमारा पूरा खर्च निकल आता था, और जो है वो बड़े मजे से रहा करते थे। जब बीएड कर रहे थे तो वो बढ़ा के उन्होंने, चूंकि बीएड में खर्चे खराजात ज्यादा थे, तो 100 रुपये से बढ़ा के 135-140 रुपया का मनी ऑर्डर जो है वो अब्बा भेजा करते थे। तो डॉक्टर साहब, मैं आई कैन विजुअलाइज कि 77 में 100 रुपए में आप बचा भी लेते होंगे। 100 रुपये वाज अ ह्यूज अमाउंट इन 77। जी 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 तो बिल्कुल जी, तो उस लिहाज से हमारा तो वी वर प्रिविलेज्ड के हमें मतलब ये मिला। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी जी तो आपने इंजीनियरिंग किया अलीगढ़ से, एएमयू से? जी, मैंने इंजीनियरिंग, जी किस मैंने ब्रांच में? मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया 1994 में। अच्छा और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 3-4 साल हिंदुस्तान में ही मैंने काम किया। वहाँ पर इटावा और कानपुर के पास में एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है, पाता पेट्रोकेमिकल प्लांट। जी तो वहाँ पर एक बॉम्बे की कंपनी थी एटीपी प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग बड़े हाईली स्पेशलाइज्ड प्रेशर वेसल्स वगैरह वहाँ पे बनाते थे। देन आई गॉट अ चांस इन कुवैत, और 1998 में फिर मैं कुवैत आ तो कुवैत में गया। किस और कंपनी में हैं आप? कुवैत में मैं हूँ अब केएनपीसी में। केएनपीसी में? जी जी, जी केएनपीसी जो है वो कुवैत की बहरहाल टॉप कंपनीज, ऑयल सेक्टर में जो है टॉप कंपनीज में है। केएनपीसी है, केओसी है, ये सब कंपनीज जो हैं, और आप केएनपीसी में 1998 से आप कुवैत में हैं। 1998 से मैं कुवैत में हूँ, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2-3 कंपनीज ज्वाइन की। मैं पहले अल कुलैब में आया था। मैं अच्छा मुजम्मिल मलिक साहब यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर, उनकी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, और उनके साथ बहुत सारे केओसी केएनपीसी में प्रोजेक्ट्स किए। फिर उसके बाद मुझे केओसी ने अब्जॉर्ब कर लिया। एक अमेरिकन कंपनी है पार्सन्स, कंसल्टेंट थी केओसी की, तो पार्सन्स में मैंने ज्वाइन किया। एंड देन फ्लोर में ज्वाइन किया, दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं। और फिर वहाँ से फिर मैं केएनपीसी में आ गया। सिंस लास्ट 11-12 years आई एम इन केएनपीसी। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी जी माशाल्लाह आप केएनपीसी में हैं, मगर मैंने देखा हालांकि ऑयल सेक्टर में लोग काफी बिजी रहते हैं, और मसरूफियात जो हैं ऑयल सेक्टर के लोगों की काफी ज्यादा रहती हैं, मगर उसके बावजूद जो है आप वक्त निकालते हैं समाज के लिए। मैंने आपको देखा है बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हुए, आपको एंकरिंग करते हुए भी देखा है, आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है। बहुत सारे ड्रामा जो यहाँ थिएटर ग्रुप्स हैं उनमें आप बड़े एक्टिव हैं, बहुत ही सक्रिय आप रहते हैं। और आजकल आप मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप बना रहे हैं। और अभी आपने नया एक शुरू किया है कहकशां के सितारे, जिसमें आप एएमयू के लोगों को जो है वो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर रहे हैं। तो इतना वक्त आप निकाल पा रहे हैं, तो हमारे लिए भी, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे वीडियोस को ज्यादातर जिनके लिए हम बनाते हैं, वो गांवों से ताल्लुक रखते हैं ज्यादातर। क्योंकि जी हम, जी आप जानते हैं कि हम गांव में काम कर रहे हैं, स्कूल हम चला रहे हैं, एक स्कूल हम बना रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम गांव के बच्चों को मोटिवेट कर सकें कुछ करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ इस पोर्टल पर जो है वो
सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी जो है शेयर करते हैं। आज हम आपकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ में। तो कुछ बताएं कि किस तरीके से आप वक्त निकाल पाते हैं, और थिएटर में खासतौर से आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आवाज है, टचिंग, बिल्कुल दिलों तक जो है पहुंचने वाली आवाज है आपकी। तो कुछ उसमें से कुछ कहीं से आप कुछ सुनाएं बच्चों को, जिससे बच्चों को लगे कि वो भी, ये भी एक प्रोफेशन है, एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, उसमें भी लोग जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, असल में यूनिवर्सिटी में ही ऐसा हुआ कि इतने सारे एवेन्यूज वहाँ पे खुले हुए थे, एक्टिंग ही नहीं, बहुत मैंने वहाँ पे माउंटेनियरिंग करी, मैंने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करी एएमयू में, और उसके अलावा लिटरेरी क्लब से भी एसोसिएटेड रहा, और ज़्यादातर मेरा वक्त जो है वो थिएटर में गुजरा। ड्रामा क्लब वहाँ का बड़ा ही एक माना हुआ ड्रामा क्लब है यूनिवर्सिटी का, तो वो मैंने ज्वाइन किया। नसीरुद्दीन शाह वगैरह वहीं से पास आउट हैं, वहाँ से निकले हुए हैं, तो जी वहाँ मैंने बहुत वक्त गुजारा। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये जहन में थी कि सहरा की ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल निचोड़ देगी अगर अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में हमने इन्वॉल्व नहीं किया। जी तो आप यकीन जानिए कि मैं बहुत वक्त नॉर्थ कुवैत में जाता था, तो यहाँ से मेरा ड्राइव जो था वो तकरीबन 1-1.25 घंटे का ड्राइव था, 10 घंटे की ड्यूटी थी, और उसके बाद वापस 1.25 घंटे का ड्राइव बैक। अच्छा उसके बावजूद जो है वो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था, और मैं जो है वो थिएटर में इन्वॉल्व रहता था। यहाँ पे अपना थिएटर ग्रुप मैंने शुरू से बनाया हुआ है, जी बहुत शुरू से, और हमें जो है वो चांस मिला इंडियन एम्बेसी में परफॉर्म करने का। आपने हमें चांस दिया, अपने स्कूल का स्टेज दिया वहाँ पे परफॉर्म करने का। तो दिस इज समथिंग आई कीप, यानी आई डू टू कीप माय क्रिएटिविटी अलाइव। जी और उसमें ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई ना कोई सोशल मैसेज उन थिएटर के साथ जो हम करते हैं उससे जाए। अच्छा, उसके अलावा अब क्या हो गया है डॉक्टर साहब कि ये जो चीज़ आ गई है ना हमारे हाथ में, तो ये हम जैसे नाकाम जो आर्टिस्ट हैं तो उनके लिए एक एक बहुत हैंडी चीज़ हो गई है कि कोई भी चीज़ आपके जहन में आई, आपने उसको एक क्रिएटिव शक्ल दे दी और इसके बाद आपने पोस्ट कर दिया। इट्स ए ब्लेसिंग, इट्स ए ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग डेफिनेटली। हाँ, उनके लिए जो वरना इसको पॉजिटिवली यूज करना चाहें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिसयूज एक्चुअली नहीं कर मकसद रहे तो हैं। बनाने का यही है, जिन लोगों ने बनाया है उनका मकसद यही जी था कि इसको पॉजिटिवली यूज किया जाए, किसी खास तौर से कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज किया जाए। ये अलग बात है जी लोग उसका डिसएडवांटेज और मिसयूज भी करते हैं। डॉक्टर साहब, हर चीज़ के लिए ये जी एप्लीकेबल है। अगर आप एक बिल्कुल। हद से ज़्यादा किसी चीज़ में बढ़ जाएंगे तो मिसयूज हो जाएगा वो। तो अब इसमें हम जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से ही, तो उसके जी ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैं आजकल वीडियोस बनाता हूँ, और ज़्यादातर कोशिश यही होती है उसमें कि कोई ना कोई सोशल मैसेज ज़रूर हो। और जहाँ तक आपने कहा मोटिवेशन वाली बात है, तो बहुत बार ये बात कही जा चुकी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जी उसमें उसमें बहुत जो गुरु मंत्र है वो यही है कि हार्ड वर्क या मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल। और और मौजे जो हैं, यानी जो मिरेकल्स हैं, दे डोंट हैपन विद एवरीबॉडी। वो कभी जी कभार वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि साहब कोई धीरू भाई अंबानी बन गया, या जो है वो यानी जिसे कहना चाहिए वो बिल गेट्स बन गया, स्कूल ड्रॉप आउट हैं। बाकी जो एक हम्बल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको बहुत केयरफुली धीरे 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 सब्र के साथ अपना जो है वो कदम बढ़ाने होते हैं। तालीम इज दी ओनली वे कि जिसके जरिए हम लोग ये अश्योर कर सकते हैं कि हाँ, सक्सेस हमें मिलेगी। जी दिस इज माय मैसेज टू द यंगर जनरेशन के अपना फोकस मेनली अपने एप्टीट्यूड को देखें कि भाई उनका एप्टीट्यूड क्या है। हम लोगों के ज़माने में अक्सर ये होता था कि भाई एमबीए, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस, जी सबको एक तरीके से बस ये 3 चीज़ें थी। अब हाँ इतना इतना डाइवर्सिफाइड एजुकेटिव फील्ड है कि उसमें आप पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को तोलिए, और ये देखिए कि भाई आपका एप्टीट्यूड क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी मैथमेटिक्स में अच्छा हो। जी
आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चूज करिए या कॉमर्स लीजिए, और हर फील्ड में अगर आप एक्सेल करेंगे तो सक्सेस इज गारंटीड। जी, हमारे अब्बा अनफॉर्चुनेटली हमारे अब्बा डॉक्टर मुजीब साहब, साहब, एक एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ, मेरे अब्बा ये कहा करते थे कि बेटे चाहे मोची का काम करना, लेकिन जो करना बहुत कमिटमेंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अनफॉर्चुनेटली मुजीब साहब, सोसाइटी में एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है जिसको, उस परसेप्शन को हमें तोड़ना है एक्चुअली। वो परसेप्शन ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ये दो नहीं, गलत। प्रोफेशन हैं, इनके अलावा शायद कोई और प्रोफेशन नहीं है। और एक और दूसरा परसेप्शन एक सोसाइटी में बना हुआ है, वो ये कि सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वही कामयाब लोग होते हैं। नहीं, ये तो खैर टूट रहा है अब डॉक्टर साहब, ये हाँ वाला ये, तो पहली बात, ये गवर्नमेंट जॉब्स अब इतने है भी नहीं। जी 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 बिल्कुल नहीं। और आगे और आने जो वाले वक्त में तो गवर्नमेंट जॉब्स अब खत्म होते जा रहे हैं। आप इंडिया में देखें, प्राइवेटाइजेशन, जिस रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि आप जॉब्स क्रिएट करिए ना, आप ऐसा काम कीजिए जिसमें आप जॉब्स क्रिएट करें दूसरों के लिए। आप, एग्जैक्ट जी जी, तो अभी नहीं तो अब इतना ओपन हो गया है, तो उसको आपने बढ़ावा देना है। मगर बहरहाल गांवों के लोगों का परसेप्शन अभी धीरे धीरे चेंज होगा, चेंज हो रहा है, और उसकी और चेंज की जरूरत है। उसको और ज्यादा एनकरेज करने की जरूरत है कि खाली जॉब्स के लिए नहीं, बल्कि तालीम जो है वो जॉब्स के लिए नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्ट तालीम को लेकर, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि पढ़ लिख करके आपको एक अदद नौकरी पानी है, जी जी, दैट इज। लेकिन आप यूरोप वेस्ट में चले जाइए तो तालीम इज फॉर योर पर्सनालिटी, फॉर योर फॉर योर डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी। और वहाँ के ऊपर जी जी जी, अगर आपको उससे मुताल्लिक अगर जॉब मिल जाती है, वेल एंड गुड, अदरवाइज दे स्टडी और दे गेट एजुकेटेड टू ग्रूम देयर पर्सनालिटी। जी जी। और अगर तालीम हासिल करने के बाद भी आप इंसान ना बन सके तो फिर उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली, अगर बिल्कुल। आपने तालीम हासिल कर भी ली और आप बाहर निकल भी गए, कहीं चले भी गए, और लेकिन आपके अंदर जो इंसानियत है वो नहीं आई, सही बात। तो फिर उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। जी, मेरे बिल्कुल। वालिद साहब कई बार कहा करते थे कि ऐसे लोगों के बारे में कि साहब इनका तो तालीम ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। सही बात। जी नहीं, बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जी जी, वो अपने डर्रे पे चलते हैं। उनकी सोच वही रहती है, उतनी ही ट्रेडिशनल, उतनी ही संकीर्ण और यानी सोच रहती है, वही लिमिटेड उनकी सोच रहती है। वो उनका माइंड जो है, विजन जो है वो ब्रॉड नहीं कर सकी। अगर तालीम की वजह से आपका विजन ब्रॉड नहीं हुआ तो फिर उस तालीम का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब उसके लिए देखिए, ऐसा है ना कि पूरी सोसाइटी का जो एक फ्रेमवर्क है उसमें तब्दीली की जरूरत है। देखिए, बच्चा जो है उसकी फितरत डेवलप होती है अपने घर में, अपने माँ बाप को देख। ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी जो आती है वो उसके माँ बाप उसके पहले टीचर्स होते जी हैं। अब आप एक बच्चा आ रहा है जहाँ के ऊपर उसके घर में बड़ी वायलेंस हो रही है, अब उसने रो पीट कर पीएचडी वीएचडी कर ली, बट आई एम श्योर कि वो जिंदगी में बहुत कामयाब आदमी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही इज कैरिंग द बैगेज ऑफ सम वेरी हार्ड स्टफ इन हिज पास्ट। जी जी वो वो सोशल स्ट्रक्चर भी जो है ना, वो हम लोगों को तालीम के अलावा ये है कि सोशल अवेयरनेस भी पैदा करना बहुत जरूरी है। जी जी। अब मुजीब साहब, आपने, मैंने आपको बहुत बार सुना, एंकरिंग करते हुए सुना है आपको, बड़े आपके अशार बहुत सारे याद हैं आपको। कुछ ऐसे मोटिवेशनल दो चार अशार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, ये मतलब ऐसा होता है कि मैं कभी भी एंकरिंग करता हूँ तो मैं तैयारी करके करता हूँ, ओके और मैं जो हूँ वो, अब आप मुझसे कहेंगे तो मुझे इस वक्त आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ याद आ पाएगा। जी वो जी जी। मुझे ढूंढना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक यू मे बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम के। नहीं, हमारे पास उतना टाइम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम आपसे कुछ ना कुछ सुनना जरूर चाहें। कम से कम एक एक तो कोई ना कोई मोटिवेशन शेयर हम जरूर सुनना मैं चाहेंगे। मैं जो है वो आपको एक आध जो है वो शेर सुना देता हूँ।
अभी हम 2 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था मिसेस अंजू मल्होत्रा का। उन्होंने बात कही थी हुनर को लेकर के कि अगर आप हुनर कुछ सीख लेते हैं और आपके पास कुछ हुनर है तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास हुनर है और आजकल स्किल्स का भी जमाना है। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है गाँवों में स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो हम दे पाए बच्चों को। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। मैं एक सुना रहा हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा ये मिला था एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसका हिंदी का वो है, एक इसको दोहा कह लीजिए या इसको एक मंजूम प्रोज इसको कह लीजिए जी। एक इसमें कि देहरी आंगन धूप नदारत, देहरी आंगन धूप नदारत, ताल तलैया कूप नदारत, घूंघट वाला रूप नदारत, डलिया चलनी सूप नदारत। आया दौर फ्लैट कल्चर का, देहरी आंगन धूप नदारत। क्या बात। हर छत पर पानी की टंकी, हर छत पर पानी की टंकी, ताल तलैया खूब नदारत। लाज शर्म चंपत आंखों से, घूंघट वाला रूप नदारत, पैकिंग वाले चावल दालें, डलिया चलनी सूप नदारत। बड़ी गाड़ियां जगह कम पड़ी, सड़कों के फुटपाथ नदारत, लोग हुए मतलब पर सब, मदद करें वो हाथ नदारत। मोबाइल पे चैटिंग चालू, यार दोस्त का साथ नदारत, बाथरूम शौचालय घर में, कुआं पोखरा ताल नदारत। हरियाली का दर्शन दुर्लभ, कोयलिया की कूक नदारत, घर घर जले गैस के चूल्हे, चिमनी वाली फूक नदारत। मिक्सी लोहे की अलमारी, सिलबट्टा संदूक नदारत, मोबाइल सबके हाथों में, विरह मिलन की भूख नदारत, विरह मिलन की भूख नदारत। क्या बात है। देखिए इस मोबाइल ने जो है वो कितना समाज के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली जो है, ये मैं इसको तब्दीली नेगेटिव तब्दीली कहूंगा, चूंकि वो सारी चीजें गायब हो गई समाज से जिनका आपने जिक्र किया, जो अच्छी हुआ करती थी। अगर हम अब से, जब मैं अपने बचपन की तरफ अगर देखता हूँ लौटकर, मैं गांव जाता था समर वेकेशन में, तो एक इकोइंग ग्रीन जिसे कहते हैं ना, विलेज ग्रीन जिसे कहते हैं, वो विलेज ग्रीन यानी गांव के बाहर के किसी भी रास्ते पर आप चले जाएं, शाम के वक्त सूरज ढलने के वक्त यानी सूरज छुपने के वक्त वहां गेम्स हो रहे होते थे, शोर मच रहा होता था, बच्चे खेल रहे होते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। वो चीजें अब गांव में जाते हैं तो वो नजर नहीं आती। क्यों? हर कोई, जैसे आपने कहा कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बस कान पे मोबाइल लगा है और दूसरों से वो बिल्कुल एक तरह से कतई ताल्लुक होके रह गया है समाज में, बस इंडिविजुअल। The worst thing that mobile has done is injustice to them. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। To the books. इसमें गुलजार साहब ने कहा है कि किताबें झांकती है अलमारियों से हसरत भरी निगाहों से। बिल्कुल बिल्कुल। वो किताबें जो चली गई ना हमारे हाथों से, तो वो सबसे, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो इल्म किताबों के पढ़ने से हासिल होता है वो ये मोबाइल से नहीं आता। जी जी नहीं, मुझे साहब ये एक बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली बच्चों के लिए कि उनको किताबें पढ़ने का शौक डालना चाहिए, और किताबें आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो वो हम किताबें पढ़ने का शौक डालें, मोबाइल को जरा कम से कम इस्तेमाल रखें, मोबाइल से दूरी रखें और अपने आप को जो है किताबों के साथ अपने आप को जोड़ें और हुनर, कुछ ना कुछ हुनर सीखने की कोशिश करें। वो एक मुझे शेर याद आता है हुनर के ऊपर, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अगर किसी के पास हुनर है तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो बना लेता है। हुनर ढूंढे, सबके अंदर खुदा ने कोई ना कोई एक दिया है, उसको डेवलप करें, जो भी चीज जी जी डेवलप करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते मुजीब साहब, एक और कोई आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, चूंकि हमारे पास 1 मिनट का और वक्त है। बस डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यही है कि जो मुझे यही कहना था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एजुकेशन। अपने आप को अगर जिंदगी में कामयाब देखना है तो तालीम के ऊपर हमारे पूरे समाज को और हमारे जो भी जो गवर्नमेंट की जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो तालीम के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना फिर वो हमारा एक हौच पौच समाज बन के रह जाएगा। जो केओस इस वक्त समाज में है वो इसी वजह से है क्योंकि बहुत ज्यादा मासेस एजुकेटेड नहीं है। जी जी केरला देखिए आप, केरला इज एन एजुकेटेड स्टेट और वहाँ के ऊपर लीस्ट डिस्टर्बेंसेस है। जी 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 बिल्कुल। कम से कम कम्युनल डिस्टर्बेंसेस वहाँ के ऊपर नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो देखा आपने मुजीब साहब की सक्सेस स्टोरी, जो कामयाबी की स्टोरी, और आज जो है मुजीब साहब कुवैत में एक बहुत ही कामयाब इंजीनियर हैं, ऑयल सेक्टर में आप काम करते हैं। आपकी जड़ें जो हैं वो गांव से बिलोंग करती हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में आपका गांव है, और किस तरीके से आपके वालिद वहां से निकले, फिर रिटायरमेंट के वक्त अलीगढ़ में सेटल हुए, बच्चों को अलीगढ़ में तालीम दी, और आज उनके बच्चे जो हैं कामयाब हैं। मुजीब साहब कुवैत में KNPC में जो है इंजीनियर हैं। तो ये और आपका ये पैगाम आप सबके लिए कि तालीम जो है वो सबसे बेहद जरूरी जेवर है, और वो ऐसा जेवर है जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आप सब तालीम हासिल करें और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, और सबसे बढ़िया जो बात कही वो ये कि अपने आप को बुक्स, किताबों से दोस्ती करें, मोबाइल से जरा दूर रहें, उसकी जब जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल करें, और नहीं तो किताबों के साथ अपने आप को जोड़ें। किताबों में आपको हर एक चीज मिलेगी, वहां किताबें जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। मुजीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हम सबके लिए, इन बच्चों के लिए, और हमें उम्मीद है चूंकि आप जो है वो न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट के वॉलंटियर्स में भी हैं, आप फिर वक्त निकालेंगे, और फिर हम कुछ ना कुछ जो है कुछ ऐसा ड्रामा थिएटर में भी करेंगे गाँव के बच्चों के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब।